So the today's topic is performance comparison. क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट आर दी डिफरेंट परफॉर्मेंस कंपैरिजन टेक्निक्स। परफॉर्मेंस कंपैरिजन करने की टेक्निक्स कौन कौन सी है। तो जो हम अभी आगे चल के जो हम क्राइटेरियाज देखने वाले हैं, जो पैरामीटर्स हम देखने वाले हैं, दीज आर दी डिफरेंट परफॉर्मेंस कंपैरिजन टेक्निक्स। ठीक है, इन बिटवीन व्हाट, कि जो हमने प्रीवियस एल्गोरिदम्स पढ़े हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स पढ़े हैं, उसके बीच में हम कंपैरिजन करने वाले हैं। और कौन सा एल्गोरिदम ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है, बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है, ये हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट परफॉर्मेंस कंपैरिजन टेक्निक्स। अब उसमें डिटर्मिनिस्टिक टेक्निक, क्यूइंग एनालिसिस, सिमुलेटर्स टेक्निक्स, ये अलग अलग आते हैं। तो उस पर भी कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग, क्यूइंग एनालिसिस, सिमुलेटर्स टेक्निक of performance evaluation, also discuss the advantages and disadvantages of each method। तो ये मेथड्स हैं, ये क्राइटेरिया है जो परफॉर्मेंस कंपेयर करने के लिए हम लगाते हैं हर एक एल्गोरिदम के ऊपर। कौन कौन से हैं, डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग, ठीक है, उसके बाद क्यूइंग एनालिसिस और सिमुलेटर्स। तो ऐसे तीन टेक्निक्स, सिमुलेटर टेक्निक्स, ऐसे तीन मेथड्स है जो हम अप्लाई करने वाले हैं किसके ऊपर, जो एल्गोरिदम्स हमने पढ़ चुके हैं। हमने सीपीयू शेड्यूलिंग के 4 एल्गोरिदम्स पढ़ चुके हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज जॉब शेड्यूलिंग, देन उसके बाद प्रियोरिटी शेड्यूलिंग और राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। तो ये जो हमने 4 सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हमने पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 1 में, उसके ऊपर हम ये मेथड्स अप्लाई करने वाले हैं। और जब हम ये मेथड्स अप्लाई करेंगे, उससे हमें ये पता चलेगा कि विच टाइप ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज़ गिविंग द बेटर परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू अदर्स। ओके, या फिर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स, या राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग और क्यूइंग एनालिसिस, या फिर वहाँ पे सिमुलेटर्स टेक्निक। ऐसे ये जो 3 मेथड्स है, तीनों के ऊपर आपको राइट अ शॉर्ट नोट करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दीज आर द डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आंसर्स जो इसके ऊपर आ सकते हैं। सो आंसर क्या रहेगा आपका, सबसे पहले तो आपको बताना है कि परफॉर्मेंस कंपैरिजन टेक्निक्स हम किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन विच सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्टिकुलर सिस्टम। अब हमारे पास कन्फ्यूजन ये है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम कौन से सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को यूज़ करेगा। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर माइंड कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 4 शेड्यूलिंग एल्गोरिदम तो हम पढ़ चुके हैं। हर एक एल्गोरिदम की टेक्निक हमें पता है कि हर एक एल्गोरिदम किस टेक्निक के ऊपर फाइंड आउट किया गया है या बनाया गया है। ठीक है, हर एक एल्गोरिदम की टेक्निक अलग है, हर एक एल्गोरिदम के एग्जांपल्स हमने अलग अलग देखे थे। ठीक है, अब हमारा कंप्यूटर सिस्टम या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विच टाइप ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज़ करेगा, ये हमारा सबसे पहला सवाल है। तो उसके लिए हमें उसके परफॉर्मेंस चेक करने पड़ेंगे। जो बेटर परफॉर्मेंस देगा वो हमारे सिस्टम के लिए बेटर कहलाएगा। ओके, इट मस्ट बी इवेल्युएटेड द परफॉर्मेंस ऑफ ईच एल्गोरिदम। तो उसके लिए हमें हर एक एल्गोरिदम का परफॉर्मेंस चेक करना है, बट वो हम चेक करेंगे बाय यूजिंग द 3 टाइप ऑफ मेथड्स। फॉर दिस, first the selection criteria must be defined such as maximum CPU utilization, maximum throughputs। अब हमें पता है कि CPU यूटिलाइजेशन 100% होना चाहिए। आप जो भी जॉब एग्जीक्यूट कर रहे हो, जो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर रहे हो बाय यूजिंग CPU, तो आपके CPU का यूटिलाइजेशन 100 टाइम्स होना चाहिए, 100% होना चाहिए। ठीक है, वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो जिस सिस्टम का मैक्सिमम CPU यूटिलाइजेशन रहेगा या उसका मैक्सिमम थ्रूपुट्स रहेगा, तो ये 2 क्राइटेरिया उसने मेंटेन करनी चाहिए। उसके बाद उसके साथ साथ ये जो नीचे 3 मेथड्स दिए गए हैं, ये 3 मेथड्स को भी हम इवेल्युएट करते हैं बाय यूजिंग एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के साथ। ठीक है, पहला तो मैक्सिमम CPU यूटिलाइजेशन होना ज़रूरी है। CPU यूटिलाइजेशन मीन्स जो हमारा CPU हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रहता है, उसका 100 टाइम्स यूटिलाइजेशन होना चाहिए। वो कभी भी आइडियल स्टेट में नहीं होना चाहिए, इन नेवर एवर इन एनी केस, किसी भी केस में वो आइडियल स्टेट में नहीं बैठना चाहिए। 100% यूटिलाइजेशन होना चाहिए। थ्रूपुट्स
जो आउटपुट जनरेट हो रहा है, जो थ्रूपुट्स इनपुट और आउटपुट जो जनरेट हो रहे हैं वो मैक्सिमम होने चाहिए, मैक्सिमाइज थ्रूपुट्स होना चाहिए आपके कंप्यूटर सिस्टम का। तो ये 2 क्राइटेरिया तो ऑब्वियसली आपके सिस्टम ने अचीव करने चाहिए। उसके साथ साथ जो नीचे हम 3 मेथड्स पढ़ने वाले हैं, ये तीनों मेथड्स भी हम इवेल्युएट करेंगे बाय यूजिंग वन बाय वन। द फर्स्ट मेथड इज डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द एनालिटिक इवेल्युएशन मेथड इन विच particular predetermined workload is to be used to define the performance of each algorithm for that workload. It uses the given algorithm and the system workload to produce the formula. अब ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग हमने हर एक एल्गोरिदम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जो प्रोसेसेस लिए थे और उसके साथ साथ उसका CPU बर्स्ट टाइम लिया था, और हर एक एल्गोरिदम में हमने उसको कैलकुलेशन किया था, उसका एवरेज टाइम, उसका वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, उसके साथ साथ उसका हमने टर्न अराउंड टाइम भी फाइंड आउट किया था हर एक एल्गोरिदम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही चीज़ करेंगे इस मेथड में। फिर से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस इन अ क्यू, रेडी स्टेट क्यू, P1, P2, P3, P4 एंड P5, एंड CPU बर्स्ट टाइम्स आर अलोकेटेड इंडिविजुअली फॉर द पर्टिकुलर प्रोसेस। जैसे P1 के लिए CPU बर्स्ट टाइम इन मिलीसेकंड कितना लगने वाला है, 10 मिलीसेकंड। फॉर P2 जॉब 29 मिलीसेकंड, फॉर P3 जॉब 3 मिलीसेकंड, फॉर P4 जॉब 7 मिलीसेकंड, एंड फॉर P5 जॉब 12 मिलीसेकंड। ओके, अब ये हमारा गिवन प्रॉब्लम है। देर आर 5 प्रोसेसेस इन अ रेडी स्टेट क्यू और इन अ क्यू, और उसके लिए हमने CPU बर्स्ट टाइम बताया गया है, ठीक है। अब हमारे जो एल्गोरिदम्स थे उसमें से हम अभी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, और तीसरा हम राउंड रॉबिन, ये तीनों पे हम अप्लाई करने वाले हैं। अब हमने यहाँ पे प्रियोरिटी एल्गोरिदम जो है, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रियोरिटी नहीं दी गई है, तो इसलिए वो अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे। तो पहले हम शॉर्टेज जॉब फर्स्ट लेते हैं, सॉरी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लेंगे, फिर शॉर्टेज जॉब फर्स्ट लेंगे, और फिर राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन के लिए मैंने बताया था कि टाइम क्वांटम डिसाइड होता है, तो ये जो टाइम क्वांटम है 10 मिलीसेकंड, ये राउंड रॉबिन टेक्निक के लिए है। ओके, सो दीज आर द 3 शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। एवरेज वेटिंग टाइम हम कैलकुलेट करने वाले हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो जस्ट P1, P2, P3, P4, P5, ये हम अगर सिक्वेंशियली कंसिडर करते हैं कि P1 कम्स फर्स्ट, देन P2 कम्स सेकंड, देन P3, देन P4 एंड देन P5, जो पहले आएगा वो पहले CPU को लेगा और अपना जॉब कंप्लीट करेगा। तो इसका अगर हम गैंट चार्ट डिफाइन करेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा मुझे। तो यहाँ पे ये जो 0 मिलीसेकंड से CPU, इसके लिए वेटिंग टाइम जो है P1 के लिए वो 0 मिलीसेकंड रहेगा, क्योंकि उसको CPU फ्री मिलेगा, वो CPU को लेगा और अपना उसका जो भी CPU बर्स्ट टाइम है, यूटिलाइजेशन टाइम है, वो अचीव करेगा। क्या है उसका CPU बर्स्ट टाइम, 10 मिलीसेकंड। ये देखो यहाँ पे आपको टेबल में दिख रहा है, P1 के लिए 10 मिलीसेकंड, तो फ्रॉम 0 to 10 मिलीसेकंड। देन P2 के लिए वेटिंग टाइम कितना रहेगा फिर, 10 मिलीसेकंड, क्योंकि P1 पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, देन P2, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सेकंड कौन सा आ रहा है, P2। P2 के लिए CPU बर्स्ट टाइम क्या है, 29 मिलीसेकंड। सो 10 + 29 39, ओके, 39 यहाँ पे हमारा CPU यूटिलाइजेशन हो रहा है। देन थर्ड जॉब इज़ P3, उसका CPU बर्स्ट टाइम क्या है, 3 मिलीसेकंड। 39 + 3 42% यहाँ पे CPU यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, इन मिलीसेकंड। देन फोर्थ जॉब प्रोसेस इज P4, उसका CPU बर्स्ट टाइम क्या है, 7 मिलीसेकंड। 42 + 7 49, एंड द लास्ट वन इज़ द P5, उसके लिए उसका CPU बर्स्ट टाइम क्या है, 12। 49 + 12 61, तो 61% CPU यूटिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। CPU का यूटिलाइजेशन 61% हो रहा है इन मिलीसेकंड, ओके। अगर हम इसका एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए लेते हैं तो एवरेज कब कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल वेटिंग टाइम, जो भी हम वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला भी मैंने इसके पहले के एग्जाम्पल में लिया है। वेटिंग टाइम इज इक्वल टू रिस्पॉन्स टाइम माइनस अराइवल टाइम, ओके। रिस्पॉन्स टाइम मीन्स उस पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए कितने देर तक रिस्पॉन्स यानी वेटिंग में रहना है, ठीक है। जैसे हम अगर लेते हैं P1 का रिस्पॉन्स टाइम 0 रहेगा, अराइवल टाइम हर एक प्रोसेस का 0 ही रहता है, तो 0 - 0 0। P2 के लिए क्या निकलेगा, 10
वेटिंग रिस्पॉन्स टाइम इज 10 माइनस अराइवल टाइम इज 0. अराइवल टाइम इज ऑलवेज 0 फॉर ऑल द प्रोसेसेस. ठीक है, जैसे ही वो प्रोसेस CPU के साथ एंगेज होती है तो वो उसका अराइवल टाइम बन जाता है एंड ऑलवेज इट इज़ 0. सो 10 माइनस 0 10. देन P3 के लिए हम वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे, उसका रिस्पॉन्स टाइम 39, अगेन माइनस अराइवल टाइम 0 39. और अगर एवरेज निकालना चाहते हैं तो एवरेज कैसे निकलेगा कि सभी जितने भी प्रोसेसेस है सबका वेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस. तो हाउ मेनी प्रोसेसेस? देयर आर 5 प्रोसेसेस. तो एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल टू 0 प्लस 10 प्लस 39 प्लस 42 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 5. सो डोंट कन्फ्यूज़. ये यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिया है क्योंकि हमने इसके पहले जो हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक एल्गोरिदम्स लिए थे उसमें हमने जो एग्जांपल लिए हैं उसमें सबसे पहले वेटिंग टाइम कैलकुलेट किया था. ठीक है, हर एक प्रोसेस का. उसके बाद हमने एवरेज निकाला था. अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली, आई होप कि आप सबको पता हो गया होगा कि वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है. वेटिंग टाइम मीन्स वेटिंग टाइम इक्वल टू रिस्पॉन्स टाइम माइनस अराइवल टाइम. तो अगर हम इस हिसाब से अगर वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं हर एक प्रोसेस का तो वो इस तरीके का निकलेगा. फॉर P1 0, फॉर P2 10, फॉर P3 39, फॉर P4 42 एंड फॉर P5 49. ओके, एवरेज हम जब भी निकालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेटिंग टाइम एडिशन उसका सम ऑफ द वेटिंग टाइम ऑफ ऑल द प्रोसेसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस. तो वो कितना निकलता है मेरा अभी 28 मिलीसेकंड फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम. ठीक है, ये हम पहला एल्गोरिदम देख रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम. नेक्स्ट वन इज़ द शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम. शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम यानी जिसका जॉब एग्जीक्यूशन के लिए कम से कम CPU बर्स्ट टाइम लगने वाला है, कम से कम टाइम अलोकेट किया गया है, वो जॉब पहले एग्जीक्यूट होगा. तो एज पर दिस टेबल यहाँ पे मुझे बताओ कि किस प्रोसेस का CPU बर्स्ट टाइम कम है. P3 का CPU बर्स्ट टाइम कम है. ठीक है, 3. देन आता है P4 7, देन आता है P1 10, उसके बाद आता है P5 12 एंड सबसे लास्ट में आता है P2 29. ओके, अगर हम फर्स्ट, ये शॉर्टेज जॉब फर्स्ट की बात कर रही हूँ मैं. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज जॉब फर्स्ट अप्लाई करते हैं, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट ये दोनों तरीके से अप्लाई होता है, दोनों पॉलिसीज़ के थ्रू अप्लाई हो सकता है, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग पॉलिसी एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग पॉलिसी. डिफरेंस इतना है कि नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग पॉलिसी में CPU जो है वो पूरा जॉब फिनिश होने तक उसके साथ एंगेज रहेगा प्रोसेस के साथ. वंस योर प्रोसेस इज़ कम्प्लीटेड CPU इज़ फ्री. और प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग पॉलिसी में क्या होता है कि वो स्विच ओवर करता है. जैसे उसने प्रोसेस को एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट किया, इन बिटवीन अगर कोई इंटरप्शन आता है या हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जॉब एंटर करता है आपके रेडी स्टेट क्यू में, तो वो स्विच ओवर करेगा, आपका जो भी रनिंग प्रोसेस है उसको सस्पेंडेड कर देगा, वेटिंग में डाल देगा, और जो भी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली जॉब रेडी स्टेट क्यू में है उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा. यानी वो स्विच ओवर करता है. ठीक है, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग पॉलिसी. अब हम यहाँ पे सिर्फ नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग पॉलिसी ले रहे हैं. तो नॉन प्रीएम्प्टिव में हम यहाँ पे सिर्फ क्या देखेंगे, जिस प्रोसेसेस के लिए कम टाइम लगने वाली है वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होंगी. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में देखो सिक्वेंशियली प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हुए थे, P1 P2 P3 P4 एंड P5. शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में वैसा नहीं हो रहा है. शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में हम ये टेबल के थ्रू देख रहे हैं जिसका टाइम कम है. पहला टाइम किसका कम है? P3 का. CPU बर्स्ट टाइम है 3 मिलीसेकंड, तो P3 विल एग्जीक्यूट फर्स्ट. तो अभी अगर यहाँ पे अगर हम गैंट चार्ट बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो वो 0 से लेके 3 मिलीसेकंड CPU बर्स्ट टाइम है P3 के एग्जीक्यूशन के लिए. फिर नेक्स्ट जॉब आता है P4 जिसका CPU बर्स्ट टाइम है 7 मिलीसेकंड. तो P4 7 + 3 10. देन नेक्स्ट जॉब आता है आपका जिसका CPU बर्स्ट टाइम है 10 मिलीसेकंड आफ्टर 7, वो है P1 प्रोसेस. तो P1 प्रोसेस है तो 7 उसका कितना है 7, P1 का कितना है 7. P3 P4 और P1 का कितना है 10 मिलीसेकंड. 10 मिलीसेकंड 7 8 9 10 10 + 7 17 चाहिए था यहाँ पे. सॉरी, दिस डायग्राम इज़ रॉन्ग. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 20 यहाँ पे कितना चाहिए 17 चाहिए, बिकॉज P1 रिक्वायर्ड 10 मिलीसेकंड. इट इज़ राइट,
10 पहले जो हमने कैलकुलेट किया है 10 मिली सेकंड आया है, पहले 7 + 3 10, ठीक है। P1 रिक्वायर्ड अगेन 10 मिली सेकंड CPU बर्स्ट टाइम, 10 + 10 20, इट इज़ राइट, ओके। देन P5 नेक्स्ट जॉब आता है, P5 रिक्वायर्ड 12 मिली सेकंड CPU बर्स्ट टाइम, तो 20 + 12 32। और द लास्ट जो आता है P2 का CPU बर्स्ट टाइम कितना है 29, तो 32 + 29 61। दिस डायग्राम इज़ राइट, ठीक है। तो इस तरीके से नॉन प्रीएम्प्टिव पॉलिसी में आपका ये शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या है, एग्जीक्यूट हो रहा है। अब इसमें हम वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे हर एक प्रोसेसेस के लिए, प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस ठीक है। तो प्रोसेस P1 के लिए फिर से वेटिंग टाइम मीन्स वेटिंग टाइम इक्वल टू रिस्पॉन्स टाइम माइनस अराइवल टाइम। अराइवल टाइम इज ऑलवेज 0 फॉर ऑल द प्रोसेसेस, बट रिस्पॉन्स टाइम आर डिफरेंट। अगर हम P1 का कैलकुलेट करेंगे तो P1 का रिस्पॉन्स टाइम क्या है 10, 10 - 0 10, तो यहाँ पे देखो एवरेज में डायरेक्टली कैलकुलेट किया है 10, ओके। देन P2 कहाँ है, ये लास्ट में। P2 का रिस्पॉन्स टाइम क्या है 32, 32 - 0 + 32, ओके। देन P3 फर्स्ट एग्जीक्यूट हुआ था, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट है इसलिए उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है 0 और अराइवल टाइम इज अगेन 0, 0 - 0 0। देन P4 का रिस्पॉन्स टाइम क्या है 3 - 0 3, एंड P5 का रिस्पॉन्स टाइम क्या है 20 - 0 20। सो 10 + 32 + 0 + 3 + 20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। हाउ मेनी प्रोसेसेस आर इन द टेबल, 5 प्रोसेसेस, तो 5, तो 13 मिली सेकंड क्या मिल रहा है आपको, एवरेज वेटिंग टाइम मिल रहा है इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, ओके। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ एल्गोरिदम। थर्ड हमने लिया है हमारे एग्जाम्पल में राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। राउंड रॉबिन एल्गोरिदम का कंसेप्ट कुछ इस तरीके का है कि जब हम राउंड रॉबिन एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं तो उसमें CPU बर्स्ट टाइम के साथ साथ टाइम क्वांटम भी डिसाइड किया जाता है। सो 10 मिली सेकंड इज़ द टाइम क्वांटम फॉर ईच प्रोसेस। हर एक प्रोसेस के लिए 10 मिली सेकंड टाइम क्वांटम हमने डिसाइड किया है। तो अगर हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग देख रहे हैं तो यहाँ पे हम गैंट चार्ट डिफाइन करेंगे। तो गैंट चार्ट में फॉर द प्रोसेस P1 के लिए CPU बर्स्ट टाइम क्या है 10 मिली सेकंड, टाइम क्वांटम भी कितना है 10 मिली सेकंड, मीन्स CPU बर्स्ट टाइम इज इक्वल टू टाइम क्वांटम। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस के लिए आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। फर्स्ट प्रोसेस जो है वो आपकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से ही यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा, बट आपका टाइम क्वांटम डिसाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट लेगा, वो 10 तक लेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रोसेस इज P2 रिक्वायर CPU बर्स्ट टाइम इज 29 एंड द टाइम क्वांटम इज 10। तो यहाँ पे क्या होगा, P2 प्रोसेस आपकी 10 मिली सेकंड तक चलेगी, टाइम क्वांटम 10 मिली सेकंड तक चलेंगी, उसके बाद वो सस्पेंडेड हो जाएंगी, सस्पेंडेड होगी और फिर से उसको रीशेड्यूल किया जाएगा रेडी क्यू स्टेट में। तो 10 माइनस हो जाएंगे, 10 टाइम क्वांटम के पास यहाँ से कितना रिमेनिंग बचेगा आपका 19, ठीक है। 29 में से 10 CPU बर्स्ट टाइम आपका माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना रिमेनिंग टाइम, कितना बचेगा आपकी CPU बर्स्ट टाइम 19, ठीक है। ये आप ध्यान में रखो, 19 फॉर P2। नेक्स्ट जॉब क्या है P3, उसके लिए कितना CPU बर्स्ट टाइम रिक्वायर्ड है 3। सो 3 यहाँ पे हम लेंगे, जब हम 3 लेंगे तो यहाँ पे 10, ये नीचे जो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं ये है हमारे CPU बर्स्ट टाइम। P2 के लिए कितना लग रहा था, P2 के लिए 10 + 10 20, ओके 20 प्लस P3 के लिए कितना रिक्वायर्ड है 3, सो 20 + 3 23, ओके 23। बट P3 जॉब फिनिश्ड बिफोर टाइम क्वांटम लैप्स, ठीक है। आपका टाइम क्वांटम कितना ले रहा है 10 मिली सेकंड, तो आपका टाइम क्वांटम लैप्स होने से पहले ही वो एग्जीक्यूट हो जा रही है प्रोसेस, कौन सी P3, मीन्स रिमेनिंग टाइम जो है आपका वेस्ट जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी आ रही है आपकी, द नेक्स्ट प्रोसेस इज P4 के लिए भी 7 मिली सेकंड है, ये भी टाइम क्वांटम 10 मिली सेकंड से कम है, तो P4 प्रोसेस भी पहले एग्जीक्यूट हो जा रही है, कंप्लीट हो जा रही है, यानी रिमेनिंग जो 3 मिली सेकंड है वो आपके वेस्ट हो रहे हैं। इसमें से कितने वेस्ट हो रहे हैं 7 और इसमें से 3, मीन्स टोटल 10। अब यहाँ पे आपका P2 जॉब जो है वो रिज्यूम होगा, क्यों, क्योंकि जैसे ये 23 तक हम आए थे, 20 + 3 P4 के लिए कितना लग रहा है
फॉर P3 3, 20 प्लस 3 23, 23 प्लस 7 30, ठीक है, 30 प्लस P5, नेक्स्ट जॉब इज़ P5 12 CPU बर्स्ट टाइम है आपका, तो 12 है, तो यहाँ पे 10 मिली सेकंड के बाद आपका टाइम क्वांटम जो है वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, तो 30 प्लस 10 40, ठीक है, बट रिमेनिंग कितना CPU बर्स्ट टाइम बचता है यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना था 19, ओके 19 प्लस 2, ये P5 के लिए 2 और P2 के लिए 19 CPU बर्स्ट टाइम रिमेनिंग है। तो अभी पहले कौन सा रिज्यूम होगा, पहले आपके रेडी स्टेट क्यू में P2 चला जाएगा, तो P2 पहले रिज्यूम होगा, तो ये P2 स्टार्ट हो गया। अब P2 कितना था, 19 था, रिमेनिंग 19 था, बट हमारा टाइम क्वांटम कितना है 10, तो 10 दिया जाएगा उसको, तो 10 अगर हम 19 माइनस 10 तो कितना बचता है, फिर से CPU बर्स्ट टाइम 9 इज अगेन रिमेनिंग, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है 40 प्लस 10 मिलेगा उसको 50, ठीक है, अगेन 9 इज रिमेनिंग 50। अब P5 को रिज्यूम किया जाएगा, ये P2 जो है वो सस्पेंडेड हो जाएगा 9 के साथ, और सस्पेंडेड होने के बाद फिर से रेडी स्टेट क्यू में चला जाएगा P2, बट P5 जो 2 मिली सेकंड बचा है वो रिज्यूम हो जाएगा उसके बाद, अब वो 2 मिली सेकंड है, तो 50 प्लस 2, ठीक है, और आपका टाइम क्वांटम कितना है 10 मिली सेकंड, तो बिफोर एग्जिट योर टाइम क्वांटम आपका ये P5 जॉब जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब रिमेनिंग कौन सा बचा है हमारा P2 कितना 9 के लिए, तो 52 प्लस 9 61, तो इस तरीके से इसका कंप्लीशन होगा पूरे जॉब का फ्रॉम P1 से लेके P5 व्हेन वी यूज़ द राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ओके। देन हम उसका कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज टाइम, अब वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, तो बिफोर दैट वेटिंग टाइम का फॉर्मूला वही है रिस्पॉन्स टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो हर एक प्रोसेस के लिए अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो P1 के लिए रिस्पॉन्स टाइम माइनस अराइवल टाइम क्या आता है 0, P2 के लिए P2 कहाँ पे कंप्लीट हुआ था, लास्ट में कंप्लीट हुआ था, पहले P2 फॉर P2 प्रोसेस 10, देन यहाँ पे कितना कंप्लीट हो रहा है 10 के बाद 9 32, तो यहाँ पे पूरे वेटिंग टाइम कैलकुलेट किए गए हैं। P3 के लिए 20 माइनस रिस्पॉन्स टाइम इज़ 20 एंड माइनस अराइवल टाइम इज़ 0 मीन्स 20। P4 के लिए रिस्पॉन्स टाइम इज़ 23 माइनस 0 23 एंड P5 के लिए रिस्पॉन्स टाइम क्या है 40 माइनस 0 40 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस मीन्स 23 मिली सेकेंड निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी कंपेयर दैट ऑल एवरेज वेटिंग टाइम, तीनों एवरेज वेटिंग टाइम को कंपेयर करेंगे पहले एल्गोरिदम के थ्रू। पहला हमने कौन सा एल्गोरिदम लिया था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम, उसमें हमने एवरेज वेटिंग टाइम कितना कैलकुलेट किया 28 मिली सेकंड। सेकंड एल्गोरिदम हमने लिया था शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, उसमें हमने कितना कैलकुलेट किया 13 मिली सेकंड। और थर्ड हमने राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम लिया जिसमें हमने एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट किया 23 मिली सेकंड। तो इसमें से मिनिमम टाइम कहाँ पे लग रहा है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम में। सो क्लियरली शॉर्टेज जॉब फर्स्ट पॉलिसी रिजल्ट्स इन लेस देन 1/2 of the average waiting time obtained in the first come first serve scheduling algorithm, ठीक है। तो ये कम आ रहा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम। और ये उसके बाद हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ डिटर्मिनिस्टिक मॉडल एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड फास्ट। अब यहाँ पे एडवांटेजेस किस बेसिस पे कैलकुलेट किए गए हैं कि जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया था या फिर जो एग्जांपल हमने लिया था। तो एग्जांपल हमने लेते वक्त नंबर ऑफ प्रोसेसेस और उसका CPU बर्स्ट टाइम लिया है और फिर ये तीनों एल्गोरिदम्स के साथ हमने उसके एवरेज वेटिंग टाइम चेक किए हैं। तो इस पे डिपेंडेंट है आपके एडवांटेजेस। इट इज़ वेरी सिंपल एंड फास्ट, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर टेक्निक्स। सेकंड वन, इट गिव्स एग्जैक्ट नंबर अलाउिंग द एल्गोरिदम टू बी कंप्लीटेड, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर हमें देता है कि आपका एल्गोरिदम कितना ले सकता है, जैसे 13 मिली सेकंड 23 एंड
They are useful in situation where the same programs are run over and over again to exactly measure the program requirements and then select the best algorithm. ठीक है, मीन्स जैसे अगर राउंड रॉबिन अल्गोरिदम हम लेते हैं तो यहाँ पे जैसे ही हमारा टाइम क्वांटम लैप्स हो जाता है, आपका जो भी रनिंग प्रोग्राम है वो सस्पेंडेड हो जाता है और वो फिर से रीशेड्यूल किया जाता है रेडी स्टेट क्यू के लिए। तो उसके लिए भी ये अप्लीकेबल है ये मेथड, डिटर्मिनिस्टिक मेथड। फिर डिसएडवांटेजेस क्या है, तो दिस मेथड इज़ यूजफुल ओनली फॉर स्पेसिफिक सिचुएशन एंड रिक्वायर्स टू मच नॉलेज टू बी केयरफुल। तो इसके लिए हमें नॉलेज होना चाहिए और किस सिचुएशन पे क्या हमें अप्लाई करना है वो देखना पड़ेगा। जैसे शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में हमने यहाँ पे कौन सी पॉलिसी अप्लाई की है, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग पॉलिसी अप्लाई की है। तो उसके लिए हमें नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का। एंड द सेकंड डिसएडवांटेजेस इज यूज़र मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ गैंट चार्ट। वही कि गैंट चार्ट का उसको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा प्रोसेस कब लिया जाएगा और कैसे फिनिश होगा। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको ध्यान में रखने हैं डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड ऑफ परफॉर्मेंस कंपैरिजन टेक्निक। परफॉर्मेंस कंपैरिजन टेक्निक की ये पहली मेथड है, कौन सी, डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग। ओके, सेकंड और थर्ड हम कल देखेंगे। सेकंड कौन सी है आपकी, सेकंड वन इज़ द क्यूइंग एनालिसिस एंड थर्ड वन इज़ द सिमुलेटर टेक्निक्स। तो ये दोनों टॉपिक्स हम कल पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे।